नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर। मांड्या के श्री क्षेत्र आदि चुनचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। मौजूद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां आज। अमित शाह की दार्जिलिंग, तूफानगंज समेत 4 जगहों पर तूफानी जनसभा। निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी भी करेंगी धुआंधार प्रचार। टीएमसी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। बिहार में सम्राट चौधरी भाजपा के पहले सीएम। आज सुबह 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेडीयू के कोटे में 2 डिप्टी सीएम। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराकर दर्ज की दूसरी जीत। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। खबरों की शुरुआत और विस्तार के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे की। पीएम मोदी आज कर्नाटक के आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ के अंदर श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन और गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। आकाश भैरव के ठीक नीचे अवस्थित यह भैरवैक्य मंदिर समर्पित है आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधीश्वर श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को, जिनके कुशल निर्देशन में इस समूचे क्षेत्र में आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा की नई धारा बही। और इस मंदिर का लोकार्पण और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप का साक्षात उदाहरण है कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला तालुका स्थित आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ, जिसने सदियों से सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक प्रसार को ही नर सेवा नारायण सेवा का सर्वोत्तम रूप माना। आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय विकास में इस महासंस्थान का सर्वाधिक विकास मठ के 71वें पीठाधीश्वर श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन और गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। ये मंदिर उन पीठाधीश्वर को समर्पित है जिन्होंने सैकड़ों विद्यालय, अस्पताल और उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, जिन्होंने ये माना कि समाज की सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। उनके उपदेश जाति, पंथ और क्षेत्र से परे थे, जिन्होंने लाखों लोगों को करुणा और धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया। गर्भगृह में परम पूज्य बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की शाश्वत उपस्थिति उनके जीवन दर्शन और मानव सेवा के प्रेरणादायक प्रसंगों की अभिव्यक्ति है। परम पूज्य महास्वामी जी श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी envisioned to empower the rural youth, and hence this he did not maintain at just a spiritual place but also a place for hub of education, and also he actually started serving the entire rural mass as well as the community with 9 limbs of service starting from education, health, agriculture and enactment. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्मारक नहीं बल्कि एक जीवंत पवित्र धाम है। द्रविड़ वास्तुकला की शाश्वत भव्यता यहाँ जीवंत हो उठती है और मठ के 71वें पूज्य पीठाधीश्वर की दिव्य अलौकिक उपस्थिति यहाँ शोभायमान है। मानवता के प्रति उनकी अथक सेवा और मानव के प्रति उनकी अटूट करुणा के प्रमाण मठ द्वारा स्थापित विद्यालय, विश्वविद्यालय और चिकित्सालय हैं, जहां लाखों बच्चे शिक्षा ही नहीं संस्कार भी पाते हैं। Shri Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Math, rooted in the ancient Natha Pantha, has been a lighthouse of Dharma for centuries. While our foundation is spiritual, our mission has always been social.
Swamiji believed that seva to the poor is seva to the God, which is in the national spirit of Sabka Saath and Sabka Vikas. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल एक संरचना नहीं बल्कि श्री आदि चुंचनगिरी मठ की अखंड आध्यात्मिक परंपरा का प्रमाण है, जिसने कर्नाटक और उससे परे लाखों भक्तों का मार्गदर्शन किया है। ये मंदिर स्मृति और श्रद्धा का एक तीर्थ है, जहां महास्वामी जी के आध्यात्मिक, शैक्षिक और सामाजिक योगदान को अनंत काल तक अक्षुण्ण बनाया गया है। आदि चुंचनगिरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मठ के अनुयायियों, श्रद्धालुओं और उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित करेंगे। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर विश्व को एक सशक्त संदेश देता है कि भारत की शक्ति केवल तीव्र आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जड़ों की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि में ही निहित है। भारत की आध्यात्मिकता की शक्ति और आधुनिकता के सोच का एक अद्भुत समन्वय यहाँ पर दिखता है, और ये वही मंत्र है जिसमें विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। कैमरा पर्सन आरके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ, मांड्या। आइए अब जनादेश के जरिए जानते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में कन्याकुमारी के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो नागरकोइल में चुनावी अभियान के मद्देनजर रोड शो करेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम के दौरे को लेकर न सिर्फ राज्य में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश में हैं, बल्कि स्थानीय जनता में भी उत्साह है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस में उठापटक नजर आ रही है। हसीना सैयद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अब बात पश्चिम बंगाल की। आज पोहेला बोईशाख है, बंगालियों का नववर्ष। इस मौके पर सिर्फ प्रचार के लिए ही नहीं, बल्कि बंगाली बनाम बाहरी के मुद्दे पर टीएमसी जहां भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इस नैरेटिव को नव वर्ष की सुबह ही कमजोर करने के लिए कार्यक्रमों की योजना बना चुकी है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका पहला कार्यक्रम दार्जिलिंग और कुर्सियांग विधानसभा क्षेत्र में होगा, जहां वे स्थानीय मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री राजगंज और जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। अमित शाह का यह दौरा अलीपुर द्वार तक जारी रहेगा, जहां वे फालाकाटा और मदारी हाट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह कूच बिहार में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज प्रचार के लिए बीजेपी के कई दिग्गज उतरने वाले हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राज्य में अहम दौरा है। इस दौरे पर दोनों कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कार्यक्रम कालना में है, जहां वे स्थानीय कंबल बुनकरों से मुलाकात और संवाद करेंगी, और वे कलना में कंबल बुनकरों के घर जाकर लाभार्थियों को बुनकर कार्ड भी वितरित करेंगी। वहीं स्मृति ईरानी हुगली में रोड शो करेंगी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच बंगाली नववर्ष के मौके पर आज सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य में असली बंगाली पहचान के संदेश के साथ शोभा यात्राओं का आयोजन कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इस अभियान के जरिए राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और बंगाली पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता आज राज्य के कई स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। सियासत की पिच और टॉलीगंज का मैदान।
तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ की हवाओं में इस बार कुछ अलग ही हलचल है। टीएमसी इसे अपना सॉफ्ट टारगेट मानती है तो विपक्ष ने यहाँ फुल टाइट घेराबंदी कर रखी है। दक्षिण 24 परगना की इस हॉट सीट पर दांव ऊंचे हैं और दावे उससे भी ज्यादा। क्या इस बार गढ़ बचेगा या फिर जनता बदलाव का बटन दबाएगी? और आज बिहार में सबकी नजर है। क्यों? क्योंकि आइए अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की कमान आज से नए सम्राट के हाथ में जाने वाली है। जी हाँ, बिहार का हो चुका है अब सम्राट, और सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद सम्राट चौधरी को एनडीए और बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद उन्होंने लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग के साथ बिहार विकास, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय की ओर अग्रसर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति के संदर्भ में हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। आज पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष का दिन है। इस दिन बात उस विरासत की जिसने बंगाल पुनर्जागरण में योगदान दिया। 19वीं सदी के उस महान लेखक की बात जिसके शब्दों ने क्रांति रच दी। बात बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, जिनकी कलम से अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई गई। और चुचुड़ा वो जगह है जहां आज भी बंकिम बाबू की विरासत के निशान हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अगला कार्यक्रम होने वाला है नया सवेरा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक कोलकाता। शहर से 60 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर करीब 2 घंटे की दूरी पर है हुगली चुचुड़ा। हुगली नदी के किनारे जोर घाट पर यहां एक मकान है। यहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यादें मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक मकान है क्योंकि यहीं पर 1875 में उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। आज हम लोग वंदे मातरम के जो पहले 2 स्टांजा हैं जो जिसको जानते हैं, वो इस मकान में उन्होंने लिखा था और उसको एक फिलर के तौर पर वो जर्नल छापते थे, बंगोदर्शन। और 7 नवंबर 1875
का जो इशू था बंगो दर्शन का, उसमें शायद उनका कुछ कंटेंट कम पड़ गया था, तो उन्होंने वो 2 स्टैंजा वहाँ पर छापा था। तो वंदे मातरम का जो जन्म होता है वो उस तरीके से होता है। वो पत्रिका बंग दर्शन थी जिसमें वंदे मातरम पहली बार छपा। उसे पढ़ने के बाद लोगों में एक नई चेतना पैदा हुई। गुलामी में जकड़ी हुई भारत भूमि को आजाद कराने के लिए लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी। Bankim Chandra Chatterjee was a very versatile person. He was one of the earliest graduates of Calcutta University at a time when there were very few Indians who were graduates there. He was extremely well read in religious literature. वो हिंदू धर्म के सब कुछ एक स्टडी किया था, प्लस वेस्टर्न थॉट्स में पूरी उनका जानकारी था। बंगाल पुनर्जागरण का दौर, जिसमें कई तरह के वैचारिक और सामाजिक सुधार हुए थे। ये दौर राजा राम मोहन रॉय यानी 1814 से शुरू होकर 1919 तक जारी रहा। इस सदी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी प्रमुख स्तंभ थे। उनकी पहचान सामाजिक सुधार से कहीं ज्यादा राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए बनी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि वंदे मातरम 2 हिस्सों में लिखा गया था, और पहला हिस्सा उसकी प्रेरणा कुछ और थी और दूसरा हिस्सा उसकी प्रेरणा कुछ और था। और पूरे को अगर हम लोग एक साथ लें तो जो राष्ट्रभक्ति की एक सोच होती है वो जगाता है ये गीत। So many of the martyrs in Bengal went to the gallows. The last thing they ever said was Vande Mataram. So the appeal of Vande Mataram, whether you treat it as a song, whether you treat it as a mantra, whatever, and even now, it hasn't lost any of its power, its appeal, its attraction. उसी राष्ट्रवाद और वंदे मातरम के प्रभाव का जीवंत प्रतीक है बंकिम भवन। भवन के बाहर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक प्रतिमा मौजूद है। हॉल में प्रवेश करने पर एक तस्वीर उनकी पत्नी राजलक्ष्मी देवी की है और दूसरी ओर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इसी बड़े हॉल में वंदे मातरम की पंक्तियां और भारत माता का स्वरूप वर्णन और उसका चित्रण मौजूद है। बंकिम भवन के दूसरे हॉल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पिता, उनके भाइयों और उनकी बेटियों के चित्र लगे हुए हैं। सामने वाली दीवार पर बंगाल पुनर्जागरण के कई लेखकों और बंकिम बाबू के मित्रों का एक पोस्टर मौजूद है। ये वो लेखक और बुद्धिजीवी लोग थे जो उस वक्त इस भवन में ठहरे थे। लंबे से हॉल के दूसरे छोर पर वंदे मातरम और उसके साथ समय दर समय विकसित होते झंडों का चित्र मौजूद है। ये एक तीर्थ भूमि जैसा होना चाहिए कि इस मकान में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। तब शायद इतने सारे मकान भी नहीं थे, तो कुल मिला के ये जो है नदी के इस साइड में चिंसूरा है, चूचड़ो कहते हैं,
उस साइड में नोईहाटी है। नदी के पूर्वी किनारे पर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक गांव कांठलपाड़ा। हुगली पार है नैहाटी। बंकिम भवन से नैहाटी की दूरी करीब 25 किलोमीटर की है। 24 परगना जिला का एक छोटा नगर है नैहाटी। चौड़ी सड़क के बाद 2 लेन की पतली सड़क, छोटा सा बाजार और उसके बाद संकरा होता रास्ता। रेलवे लाइन के किनारे किनारे ये रास्ता सीधे पहुंचता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पैतृक घर पर कांठलपाड़ा। नैहाटी के कांठलपाड़ा में 26 जून 1838 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। मुख्य भवन के आसपास कई देवालय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जहां जन्म हुआ था वो भवन अब एक संग्रहालय है। यहां उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। Museum, listen, this was a property exactly of Bankim Chandra Chatterjee. The government has taken it as an heritage of it. So now the government is maintaining it. So we feel very proud that I belong to a family where a property has been taken by the government as a heritage. So, and mostly I feel proud the mantra, Vande Mataram. It's a mantra of Indian independence. And I belong to the family who has created this mantra. So I will obviously feel proud. 1859 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की थी और उसी वर्ष उन्हें जसोर का डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा इस पद पर नियुक्ति दी गई थी। वे राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता संघर्षों में मुखर तौर पर शामिल होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी में रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को जरिया बनाया और साहित्यिक क्रांति रची। Well, he was one of the highest ranking Indian officials. There was a limit to what he could write and what he didn't want to write. So there was a certain form of self-censorship which he had to exercise. 1865 में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदनी बांग्ला में प्रकाशित हुआ। कपाल कुंडला 1866 में और 1872 में उन्होंने बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1873 में उनका एक और उपन्यास विश्व वृक्ष प्रकाशित हुआ। 1882 में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना आनंद मठ। यह उपन्यास 1770 के बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि और ईस्ट इंडिया के खिलाफ सन्यासी आंदोलन पर लिखा गया था। इसी में वंदे मातरम के संस्कृत और बांग्ला पद संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुए थे। आनंद मठ पढ़े तो वहां पर ये गाना एक सन्यासी गाता है, तो वो एक अलग प्रकार की जोश है उसमें, और पहले 2 स्टांजाज में एक दूसरे किस्म की जोश है। It is a total song of the motherland. It is a song which says we worship the motherland. We worship the motherland just as we worship Durga. We worship the motherland and therefore we must create temples in the honor of the motherland. That is the overall gist of the Vande Mataram song. 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का देहांत हो गया। उनके देहांत से करीब 2 साल बाद 28 दिसंबर 1896 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया। उन्होंने इसे संगीतबद्ध भी किया। वहीं श्री अरविंदो ने वंदे मातरम के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। It was really today the fact that Vande Mataram is so well known. It became the national song of India. It became the mantra of our freedom movement. That was basically the creation. The person who started that process was Sri Aurobindo. Bankim Chandra wrote it, but its significance, its imagery was realized only by
Sri Aurobindo. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम को अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। वंदे मातरम की रचना को अब 150 साल पूरे हो चुके हैं। इसी ऐतिहासिक अवसर पर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी 6 पदों के गायन को अनिवार्य कर दिया है। 28 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में भारत के राष्ट्रीय गीत के संबंध में नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत वंदे मातरम के सभी 6 पदों को राजकीय समारोहों के वक्त या सामूहिक गान के समय गाया जाए। वंदे मातरम के 6 छंदों को 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा। जहां राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों का गायन होना है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहले गाया जाएगा।